Okay, we have done exercise 1.1 of our first unit, first chapter, that is Riemann integration. अब उससे आगे के रिजल्ट्स हम प्रूव करेंगे और जो सबसे पहला रिजल्ट आज हम प्रूव करेंगे दैट इज डार्बूस थ्योरम. डार्बूस थ्योरम इट कैन कम इन द वे स्टेट एंड प्रूव डार्बूस थ्योरम. तो इसको आपने बड़े अच्छे से समझ लेना है, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. क्या कहती है ये थ्योरम? इसमें सिर्फ एक ही गिवन कंडीशन होती है और वो कंडीशन क्या है कि if f is a bounded function on closed interval ab, this is the only required condition. If f is a bounded function on closed interval ab, then for each epsilon positive there exists a delta positive such that पहला रिजल्ट है UFP is less than upper integral plus epsilon and LFP is greater than lower integral minus epsilon. और P यहाँ पर क्या है? P is a partition of closed interval AB with norm of P less than delta. ये important है, इसको छोड़ना नहीं है हमने. P is a partition whose norm is less than delta. So let us start with the proof. जो हमें given है वहीं से हम शुरू करेंगे. हमें गिवन ये था कि हमारा फंक्शन क्या है? बाउंडेड. बाउंडेड होने का मतलब फंक्शन इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज अबव. और अगर मुझे इसको इकट्ठा लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव रियल नंबर k सच दैट mod of fx is less than equal to k for every x belonging to closed interval ab. क्योंकि जब हम mod of fx लेस देन इक्वल टू k लिखेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k एंड लेस देन इक्वल टू प्लस k. तो बाउंडेड बिलो भी हो गया माइनस k से और बाउंडेड अबव हो गया प्लस k से. तो द फंक्शन इज बाउंडेड. तो ये हमारी पहली कंडीशन. अब मुझे पहले रिजल्ट प्रूव करना है अपर सम के लिए. हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सी है. अब आ जाइए आप अपर इंटीग्रल पे. हम लोगों ने डेफिनेशन की थी अपर इंटीग्रल की, रिकॉल करो. हम क्या कहते हैं कि जो अपर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स. अपर सम्स के सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. एक चीज यहाँ मैं आपको याद करवा दूं जो हमने सेकेंड ईयर में की थी. आप लोगों ने डेफिनेशंस की थी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की. तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर L किसी सेट S का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो पहली बात तो इट शुड बी अ लोअर बाउंड. लोअर बाउंड मीन्स ये सेट की सभी टर्म्स में छोटा होना चाहिए, सभी टर्म्स से छोटा होना चाहिए. और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का दो तरह से हम इंटरफेयर करते थे वहां पर. पहली बात यह है कि अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इट इज ग्रेटेस्ट अमंग द लोअर बाउंड्स. जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा. यानी अगर L डैश कोई और लोअर बाउंड है तो L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू L डैश. और दूसरी हम इस तरह से वहां पर समझते थे इस चीज को कि अगर L सेट S का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो L में अगर मैं कुछ भी ऐड कर दूं तो वो लोअर बाउंड नहीं रहता. यानी L प्लस एप्सिलॉन इज नॉट अ लोअर बाउंड. लोअर बाउंड नहीं होना मुझे कैसे पता चलता है? कि वो सेट की सभी एंट्रीज से छोटा नहीं होगा. सेट की कम से कम एक एंट्री उस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, राइट. तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. तो यहाँ हम उसी डेफिनेशन को यूज करेंगे. हमें पता है कि ये जो अपर इंटीग्रल है ये क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किस सेट का? अपर सम्स के सेट का, राइट. तो फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव a to p bar f dx plus epsilon by 2. Now you can see मैंने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कुछ ऐड कर दिया. और अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में कुछ भी ऐड कर दें तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा. लोअर बाउंड नहीं रहेगा यानी कम से कम एक अपर सम इस क्वांटिटी से छोटा होगा, राइट. और अपर सम्स बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है? पार्टीशन की. जैसे जैसे आप पार्टीशन चेंज करते हो वैसे वैसे अपर सम्स भी चेंज होते हैं. तो जब मुझे ये चीज लिखनी है तो लिखते कैसे हैं? I have that this is not a lower bound of set of upper sums.
तो वी कैन फाइंड ए पार्टीशन P1 और उस P1 को हमने लिख दिया A इज इक्वल टू x0, x1, x2 एंड सो ऑन xp इज इक्वल टू b of closed interval AB such that UFP1 is strictly less than upper integral plus epsilon by 2 कि कम से कम A का परसम इस क्वांटिटी से क्या हो गया, छोटा। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने डेफिनेशन यूज की है अपर इंटीग्रल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम। ठीक है, अब देखो P1 पार्टीशन में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, P+1 दैट यू कैन ऑलवेज सी 0 से P तक वेरिएशन हो रही है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आर P+1। फिर हम क्या चूज करेंगे, हम एक डेल्टा चूज करेंगे पॉजिटिव नंबर इस तरह से कि डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 Kp-1। इस स्टेप को आपने याद रखना है, अगर तब याद ना आए तो फॉर द टाइम बिंग ऐसे लिखना डेल्टा इज लेस देन, क्या है वो हम आगे देख लेंगे, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि हमने डेल्टा के लिए यही बाउंड क्यों लिया कि डेल्टा शुड बी लेसर देन दिस क्वांटिटी। फाइन, अब फिर हम क्या करेंगे, एक पार्टीशन P और लेंगे, एक तो P1 है, एक पार्टीशन हम P और लेंगे क्लोज्ड इंटरवल AB की, उस पे क्या कंडीशन डालेंगे कि नॉर्म ऑफ दैट पार्टीशन इज लेस देन डेल्टा। अब मेरे पास दो पार्टीशंस हो गई, एक P और दूसरी P1। हम क्या करेंगे, P और P1 की कॉमन रिफाइनमेंट कंसिडर कर लेंगे, और कॉमन रिफाइनमेंट हम कैसे लेते हैं, दोनों की यूनियन से। तो विल कंसिडर दिस P यूनियन P1 जिसको हम P स्टार से डिनोट कर रहे हैं एज द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1। और कॉमन रिफाइनमेंट में P के भी सारे पॉइंट आएंगे और P1 के भी सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज आप लोगों ने समझ लो कि कोई भी दो पार्टीशंस आप लें उनमें हमेशा दो एलिमेंट्स कॉमन जरूर होंगे, और वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं वो आप सोच भी सकते हो। तो कोई भी पार्टीशन हम लिखते हैं इंटरवल की तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, A, और एंड पॉइंट का क्या होता है, B। तो दो पॉइंट्स तो हर एक पार्टीशन में हमेशा कॉमन आएंगे ही, एक A और दूसरा B। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर मैं ये जज करना चाह रही हूँ कि P स्टार में P के भी सारे पॉइंट हैं और P1 के भी सारे पॉइंट हैं। ये मुझे क्लियर है, मुझे नहीं पता P में कितने पॉइंट हैं। जब हमने P बनाई तो P पे तो हमने सिर्फ ये कहा कि P एक पार्टीशन है जिसकी नॉर्म है लेस देन डेल्टा। मुझे नहीं पता P के पास 10 पॉइंट है, 50 पॉइंट है, 100 पॉइंट है, आई डू नॉट नो। P1 के पास मुझे पॉइंट्स पता है कितने हैं, P+1 नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि P स्टार में P के सारे पॉइंट्स के अलावा और कितने नए पॉइंट्स आए, तो वो जो नए पॉइंट्स हम गिनेंगे वो P+1 में से होंगे। लेकिन P+1 में दो पॉइंट्स को गिनने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि जब आप यूनियन में नंबर ऑफ पॉइंट्स गिनते हो तो जो पॉइंट दो बार आएगा उसको आप गिनोगे तो एक ही बार। We write number of points in A union B as number of points in A plus number of points in B minus number of points in A intersection B। और अभी मैंने बताया दो पार्टीशन में कम से कम दो पॉइंट हमेशा सेम होते हैं, कौन कौन से, A और B, राइट। तो जब हम यहाँ लिखना चाहें कि P स्टार में P के पॉइंट्स के अलावा ज्यादा से ज्यादा और नए कितने पॉइंट्स आ पाएंगे, वो कितने आ पाएंगे, P-1। यहाँ नोटिस करो क्या लिखा है, एट द मोस्ट, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, एट द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा P-1, क्योंकि कुछ एक पॉइंट्स और भी दोनों में क्या हो सकते हैं, सेम। तो फाइनली क्या बना, मेरे पास दो पार्टीशंस हैं P और P1। P पार्टीशंस नॉर्म इज लेस देन डेल्टा। P स्टार हमने P और P1 की कॉमन रिफाइनमेंट ली। P स्टार में P के पॉइंट्स के अलावा ज्यादा से ज्यादा और कितने पॉइंट्स हैं, P-1। फाइन, अब जो आगे हम लिखेंगे वो रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी किए थे कि जब भी हम रिफाइनमेंट करते हैं तो अपर सम डिक्रीज होता है, पर इतना भी डिक्रीज नहीं होता। वही चीज यहाँ पर अब हमने सारी लिखी है।
देखो P स्टार P1 की रिफाइनमेंट है और रिफाइनमेंट करने पर अपर सम क्या करता है, डिक्रीज। तो UF P स्टार इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, UF P1। ये मैंने ली है जब मैं P स्टार को किसकी रिफाइनमेंट मान रही हूँ, P1 की, कि रिफाइनमेंट करके अपर सम डिक्रीज हो गया। ठीक, और फिर हमने क्या था, डिक्रीज तो होता है लेकिन इतना भी डिक्रीज नहीं होता। UF it is greater than or equal to UFP star is greater than equal to UFP minus 2 PK डेल्टा। कुछ तुम्हें याद आ रहा हो, हम वहां लिखते हैं 2PK डेल्टा। जब हम कहते हैं कि P स्टार में P से कितने पॉइंट ज्यादा है, स्मॉल p नंबर ऑफ पॉइंट्स, और यहाँ मैं क्या मान रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कितने नए पॉइंट्स हैं, P-1। तो इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ड क्या लिखा, P-1। इस चीज को ध्यान से देख लो। इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट लिखते हुए मैंने माना है P स्टार किसकी रिफाइनमेंट है, P की। P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P। और सेकंड वाला पार्ट लिखते हुए माना मैंने P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P, राइट। फिर अपने सेकंड इक्वेशन पे चले जाओ, वहां पर हमने क्या लिखा था, UF P1 इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2, राइट। अब इस सारे को हम कंबाइन कर दें तो A लेस देन इक्वल टू B लेस देन इक्वल टू C लेस देन D, तो क्या आएगा, A इज लेस देन D, राइट। ये टर्म इससे स्ट्रिक्टली छोटी, और अगर मैं इस -2P-1K डेल्टा को दूसरी तरफ ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा UFP इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 और प्लस क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म 2Kp-1 डेल्टा, राइट। तो अब ये देखो, हमने वहां पर कहा था मैंने आपको कि डेल्टा को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर नहीं याद रख सकते, क्योंकि यहां मुझे बनाना है UFP इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2 तो ऑलरेडी आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब मेरा जो ये टोटल फैक्टर है ये किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय 2 से, ताकि एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या बने, एप्सिलॉन। तो इसलिए ये डेल्टा को हम किससे छोटा बनाएंगे, इस टर्म के हाफ से, राइट। तो क्या आएगा, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4Kp-1। ठीक है, ताकि ये कैंसिल होकर यहाँ पर 2 आ गया, तो मेरे पास टर्म बची एप्सिलॉन बाय 2। एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज एप्सिलॉन। So I get this result कि UFP is less than upper integral plus epsilon, और P क्या थी, एक पार्टीशन whose norm is less than delta। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट लोअर सम्स के लिए है, एग्जैक्टली सेम लाइंस पर है, मैं इसको आपके लिए छोड़ भी सकती हूँ। यहाँ पर आपने कैसे करना है कि लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लोअर इंटीग्रल इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ऑफ लोअर सम्स। लीस्ट अपर बाउंड होता है, और लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन कहती है, लीस्ट अपर बाउंड में से अगर आपने कुछ भी माइनस कर दिया तो वो फिर अपर बाउंड नहीं रहता। अपर बाउंड नहीं रहता यानी कम से कम एक टर्म सेट की उससे ऊपर चली जाएगी। अपर बाउंड नहीं है यानी कि कम से कम एक टर्म उससे ज्यादा होनी चाहिए, और वो टर्म हम किससे डिनोट कर लेते हैं, LFP1 से, कि LFP1 will be greater than lower integral minus epsilon by 2। स्टेप्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं, तो इस पार्ट को आप अपने आप लिखिएगा, ठीक है। बिल्कुल वही, क्या पार्टीशन P1 में P+1 पॉइंट्स हैं, फिर हम डेल्टा चूज करते हैं विच इज लेसर देन एप्सिलॉन बाय 4Kp-1, फिर हम एक पार्टीशन लेंगे whose norm is less than delta, then you will take the common refinement of P and P1 as P star। P स्टार में P के पॉइंट्स के अलावा ज्यादा से ज्यादा P-1 पॉइंट्स और आ सकते हैं। सेम बिल्कुल उसी तरह से आपने लिखते चले जाना है। फिर हम ये यूज करेंगे कि जब आप रिफाइनमेंट करते हो तो लोअर सम इंक्रीज करता है, लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं करता। सेम जो रिजल्ट्स हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने किए कि LFP स्टार विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू LFP1, कि जब हमने रिफाइनमेंट की लोअर सम इंक्रीज कर गया। यहाँ पर मैंने P स्टार को किसकी रिफाइनमेंट माना है, P1 की, ठीक है, लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं किया। इट इज लेस देन इक्वल टू LFP प्लस 2Kp-1 डेल्टा।
फाइन। यहाँ पर मैंने पी स्टार को पी की रिफाइनमेंट माना। फाइन। फिर से फर्स्ट और इस लास्ट को कंबाइन कर देंगे, इस टर्म को उधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर डेल्टा एप्सिलॉन बाय 4 के p माइनस 1 से छोटा है तो उसका नेगेटिव ग्रेटर हो जाएगा, तो साइन ग्रेटर का ही आएगा। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो विल हैव LFP इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आपने अपने अच्छे से लिखना है। कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम मी, यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। इससे आगे फिर नेक्स्ट थ्योरम मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराती हूँ, जहां पर हम पढ़ेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू बी रीमान इंटीग्रेबल। फाइन।